प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविता प्रेत का बयान, इसके बारे में। नागार्जुन हिंदी के लोक कवि हैं। उन्होंने लोक की पीड़ा को अपनी कविताओं का विषय बनाया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ, मैं साफ कहूँगा, क्यों हुकलाऊं। यानी वो जनता के कवि हैं। कबीर, तुलसी और निराला की परंपरा को आगे ले जाने वाले कवि हैं। नागार्जुन का स्थान हिंदी कविता में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे विषयों पर बहुत ही गंभीर कविताएं लिखी। बड़ा कवि वह होता है जो सामान्य से सामान्य वस्तुओं या चीज़ों में या आसपास के परिदृश्यों में एक बड़ी चेतना के दर्शन कर लेता है। तो नागार्जुन इस मायने में बड़े कवि हैं क्योंकि जहाँ पर भी जनता का संघर्ष होता है, जहाँ पर भी जनता अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष कर रही है, वहाँ पर नागार्जुन की कविता पहुँचती है। उनके दुख दर्द को वो बयान करती है, उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, आशाओं को वो अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। नागार्जुन ने एक बार कहा था कि जहाँ पे संघर्ष होता है वहीं पे शक्ति होती है, और जहाँ पे शक्ति है वहीं पर सौंदर्य और आनंद है। इसलिए मैं अपनी कविताओं में जनता के संघर्ष को जगह देता हूँ। तो हिंदी कविता को हम नागार्जुन के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि आपने हिंदी कविता की संवेदना से रूबरू होना है, तो इस दृष्टि से नागार्जुन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताओं को पढ़ करके हम हिंदी समाज की चेतनाओं से, हिंदी समाज की आकांक्षाओं से रूबरू हो सकते हैं। संघर्षशील जनता के सपनों को हम देख सकते हैं। उन सपनों के बारे में हमें पता चल सकता है। उस संघर्षशील जनता की हकीकत के बारे में हमें ज्ञान हो सकता है। तो नागार्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कविताओं के बहुत सारे टुकड़े लोगों की ज़ुबान पर हैं। और जब भी कोई व्यक्ति लोक चेतना में चला जाता है तो आप ये समझिए कि वो एक प्रकार से अमर हो जाता है, या लोक चेतना में उसी कवि को जगह मिलती है जो कवि वास्तव में जनता से जुड़ा होता है, जनता के दुख दर्द में वो शामिल होता है, उसकी संघर्ष करने की चेतना को वो अपनी रचनाओं में जगह देता है। तो इस दृष्टि से नागार्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेत का बयान। पहले मैं काव्य पाठ करूँगा और उसके बाद हम इस कविता की जो मूल संवेदना है उस पर बातचीत करेंगे। और ए प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू। भूख से, अकाल से, बुखार से, कालाजार से, पेचिश से, बदहजमी से, प्लेग से, महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। खड़ 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 खड़, हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबी चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूँगा, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है,
सुबह बिहार के सिवान पर थाना दमदहा बस्ती रूपुली जात का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह थी 30 रुपया, 100 भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने धरती थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार। आप ही की छाया में मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी, क्योंकि हमारे पुश्तैनी पोखरों में मनोबल शेष था सूखे शरीर में। अरे वाह, भभाग कर हंस पड़ा नरक का राजा। दमक उठी झालरे कंप मान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहरा लो दंड। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह। तो तुम भूख से नहीं मरे? हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर। प्रेत फिर बोला, अचरज की बात, यकीन नहीं करते आप मेरा क्यों? कीजिए न कीजिए न आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी आकाश। और भले नाना प्रकार की व्याधियां हों भारत में, किंतु उठाकर दोनों हाथ किट किट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या शुदा नाम हो जिसका, ऐसी कोई व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूखा। निकल गया भाव आवेश का। तदंतर शांत स्तिमित स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीड़ नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं। सरलतापूर्वक निकले थे प्राण। सहनस की आंत जब पेचिस का हमला सुनकर दहाड़, स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाधीन सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्र महामहिम नरकेश्वर। माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी से, बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी से। मैं तो इसे साल साल देख कर आया करूँगा, जब तक चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे कर्छ गुरु महाराज। बड़ाया बुद्धू अपने छप्पर की तरह नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गंडासा, बम्ब, तलवार, बम्ब, गंडासा, भाला, खुखरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेत का बयान कविता है, बहुत ही साधारण शब्दों में कविता, कोई कठिन शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसकी संवेदना बड़ी गहरी है। इसके अर्थ बहुत विस्तृत हैं। बहुत एक छोटी सी कहानी हमें दिखाई पड़ती है कि एक व्यक्ति जो संभवतः शिक्षक है और भूख के मारे उसका पूरा परिवार जो है वो ऐसे में मौत के मुंह में चला गया है, और उसकी बातचीत यमराज से होती है। यमराज को बतलाता है कि मैं भूख के कारण मैं और मेरा परिवार मरा है, और यमराज उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि आज़ाद भारत में इस प्रकार की भी समस्याएं होती हैं क्या? यानी पराधीन भारत में अकाल पड़ते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या स्वतंत्रता के बाद भी अकाल पड़ते हैं? और इतने अकाल पड़ते हैं कि लोग लगातार मौत के मुंह में समा रहे हैं।
ये यमराज उससे सवाल करता है। और अंत में कविता चलते चलते यहाँ तक आ जाती है कि शिक्षक कहता है कि नहीं, मैं भूख से नहीं बल्कि पेचिश से मरा हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी पेचिश भी, यानी भूख के कारण जब आपको ठीक ठाक खाना नहीं मिलता और आप अपने पेट की आग को शांत करने के लिए इधर उधर कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लाभदायक नहीं है, और उसके कारण आपको पेचिश लग गई है और फिर आप मौत के मुंह में चले गए। यानी कारण भूख ही है। अब मुझे कुछ दिन पहले एक भारत के मंत्री का बयान याद आता है कि उड़ीसा में जब अकाल के कारण आदिवासियों ने चूहे मार करके खाना शुरू किया तो उस मंत्री ने कहा कि चूहे तो इनका परंपरागत भोजन है। यानी ये व्यवस्थागत सवाल है कि हम आज़ादी के बाद भी अपनी जनता के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। एक प्रकार से कवि ने इस कविता में फैंटेसी और मिथक कथा का इस्तेमाल किया है। और आप देखें कि ठीक ठाक साधारण जीवन जीने के बावजूद भी उस शिक्षक को नरक ही मिलता है, स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये कहानी किसी दूसरे लोग की नहीं है बल्कि इसी लोग की है। वो शिक्षक एक प्रकार से सामान्य व्यक्तियों का प्रतीक है कि यदि सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को भी भरपेट भोजन ना मिले तो उस करोड़ों लोग या उन लाखों लोगों का क्या होगा जो प्रकृति पर आश्रित है। और किस जिले में? बिहार में भी पूर्णिया, जहाँ पर कोसी बहती है। कोसी जिसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, जो बहुत कुछ अपने बहाव में बहा करके ले जाती है। वो पशुओं को ले जाती है, वो फसलों को नष्ट कर देती है, घरों को गिरा देती है। यानी ऐसा अंचल जहाँ पर बार बार बाढ़ आती रहती है। और इसी को लेकर के एक कविता और लिखी थी नागार्जुन ने, अकाल और उसके बाद, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो उसकी कहानी है। और नरकेश्वर कोई नरक का देवता नहीं है बल्कि एक प्रकार से वो यहाँ के राजनेता हैं जिनके हाथ में लोहों का डंडा है, जिससे वो पब्लिक को हाँकते हैं, जनता को हाँकते हैं। और जिसका जो शरीर है वहाँ पर सोने के आभूषण लदे हुए हैं, अकूत पैसा है। और वो मानते हैं कि भूखमरी जैसी कोई समस्या इस देश में नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ कि नेताओं को पता ही नहीं है कि जनता की असली समस्याएं क्या हैं। तो पूरी कविता जो है वो इस बात को दिखलाती है कि जनता और शासकों के बीच जो है वो काफ़ी दूरी है। एक प्रकार से दोनों का कोई संबंध आपस में नहीं है। और साथ के साथ ये बतलाते हैं कि मृत्यु केवल इस शिक्षक के परिवार की नहीं हुई जिसमें 6, 7, 8 लोग हैं, बल्कि शिक्षक से पहली जो पीढ़ी है उसके पिताजी हैं, वो भी भूख के मारे मारे गए। उसकी माँ ने उसको जैसे तैसे करके पाला। और पता चलता है कि कोई गुरु महाराज यानी कोई विद्वान व्यक्ति, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बार बार इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कुछ हथियारों के नाम ले रहा है। यानी व्यवस्था इतनी क्रूर है कि लोगों को
उन रास्तों पर चलने के लिए बाध्य कर रही है कि जब आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? परेशान होकर के आप खुद ही न्याय की तलाश में चल पड़ते हो। पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा या नहीं होगा, उसकी परिणति क्या होगी, इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन एक प्रकार से ये दुखी व्यक्ति, व्यवस्था से दुखी व्यक्ति द्वारा अख्तियार किया गया एक रास्ता है। तो ये कविता जो है उस ओर संकेत करती है अंत में आकर के। लेकिन पूरी की पूरी जो कविता है वो हमारे सामने ये प्रस्तुत करती है कि आज़ादी के बाद की जो समस्याएं हैं वो ज्यों के त्यों हैं। इस घटना से भी हम देख सकते हैं कि उसका पिता भी भूख से मरा है। यानी बिल्कुल ये कविता 1950 के आसपास लिखी गई। तो निश्चित रूप से शिक्षक का पिता गुलाम भारत में पैदा हुआ। गुलाम भारत में भी भूख की समस्या है, और जब देश आज़ाद हो गया है तब भी भूख की समस्या है। यानी आज़ादी के बाद भी हमारी समस्याएं जो हैं वो ज्यों के त्यों बनी रही, उनका कोई कारगर समाधान हमारे आकाओं ने, हमारे नेताओं ने नहीं निकाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसमें कवि ने एक फैंटेसी का इस्तेमाल किया है कि प्रेत और नरकेश्वर के माध्यम से, जबकि वो प्रेत कोई और नहीं है बल्कि ये सामान्य व्यक्तियों का प्रतीक है, और वो नरक जो है उस देश में ही मौजूद है कि जब आपको ठीक ठाक आपके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आपके पास तन ढकने के लिए कपड़े ना हों, आपके पास मकान ना हो, आपके पास पीने का पानी ना हो, तो फिर वो जगह, वो देश, वो राज्य आपके लिए नरक के समान है। और आपके शासक जो हैं वो आलीशान ढंग से रहते हों और वो आपकी समस्याओं को गंभीरता से ना लेते हों, उनसे वो रूबरू ना होते हों, उनके समाधान निकालने की कोशिश ना वो करते हों, तो फिर स्थितियाँ जो है और भी विपरीत हो जाती हैं। आपका जीवन जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कवि हमें बार बार इसी ओर संकेत कर रहा है कि ये प्रेत का जो बयान है सही मायने में ये एक आम व्यक्ति का बयान है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक प्रकार से आम व्यक्ति का बयान है कि यदि व्यवस्था ने लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, लोगों की समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश नहीं की, तो लोग स्वयं हथियारबंद होकर के उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और वो स्थिति अराजकता की होगी। वो स्थिति एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो हम उन स्थितियों तक की ओर ना बढ़ें, उससे पहले ही हमारे शासक और जनता मिलकर के हमारी समस्याओं का समाधान निकालें। धन्यवाद।